हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो बेटा आप लोगों को पता है कि आरएससीबी की वैकेंसी आ चुकी है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर जेईएन एंड एईएन कि आप लोग इस वैकेंसी को बिल्कुल ऐसा लें कि मुझे इसी वैकेंसी में ही सिलेक्शन पाना है। तो टाइम थोड़ा सा कम है, आपको मेहनत ज्यादा करनी है, ठीक है। तो वो मेहनत कैसे करनी है आपकी मैं आपको बताऊंगा। हमारे साथ में आप जुड़े रहें, ठीक है, स्टार्टिंग टिल एंड, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। तो मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दूंगा, थोड़ी सी गाइडलाइंस दूंगा कि जो बच्चे फ्रेशर है, जो ऑलरेडी आरएससीबी के बैचेस हमारे बहुत पहले से चल रहे हैं, जो ऑलरेडी स्टूडेंट हैं वो रिवीजन के साथ में अपनी कंटिन्यू बनाए रखे हैं। क्या करें, जैसा कि सर ने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताई थी, तो मैं आपके लिए स्पेशली फॉर द फ्रेशर के लिए बताने वाला हूं कि हमारे नए बैचेस 26 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं और मैं आपको इसमें कंट्रोल सिस्टम पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम का मैं आगे आपको स्टार्ट भी करूंगा आज कंट्रोल सिस्टम, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे आपको चीजें करनी है। तो टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा आप ज्यादा एफर्ट लगाओ, घर में ज्यादा पढ़ाई करो। यहां पर आप पढ़ो तो उसको तुरंत डेली पढ़ के आओ। ऐसा नहीं है कि हम कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, आपका छूटता जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपका कल से, याद रखो कब से बैच स्टार्ट हो रहा है आरएससीबी का, 26 फेब 2021 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड, दोनों ही मोड में हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन करो, इस बैच को जल्दी से ज्वाइन करो और अपनी तैयारी को एकदम ऑप्टिमम लेवल पे जाके सिलेक्शन पाओ इसी वैकेंसी में। तो आपके पास 3 मंथ हैं, उस 3 मंथ को वेस्ट नहीं होने दो, हमारे साथ में जोड़ो और सिलेक्शन पाओ, ठीक है। ओके बेटा, तो कंट्रोल सिस्टम का एक हम छोटा सा टॉपिक उठाते हैं, वहां से भी आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट। स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट, ओके। स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट अपने क्या क्या होते हैं, जो बेसिक इनपुट्स हैं, ये भी पूछा जाता है, जो बेसिक इनपुट्स हैं हमारे 4, जिनके लिए अपन पढ़ते हैं। अब एक्चुअली हम ये टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको यहां पर ओवरव्यू देने वाला हूं। तो क्या है, स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट हमारे 4 प्रकार के होते हैं बेटा। कौन कौन से? यूनिट इंपल्स इनपुट, यूनिट इंपल्स इनपुट, दूसरा होता है हमारा यूनिट रैंप इनपुट, यूनिट रैंप इनपुट, तीसरा है हमारा यूनिट, इधर रैंप हटा के पहले स्टेप कर लो, यूनिट स्टेप इनपुट, देन यूनिट रैंप इनपुट एंड देन यूनिट पैराबोलिक इनपुट। कौन सा इनपुट? यूनिट पैराबोलिक इनपुट, ओके। सो नाउ फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द यूनिट इंपल्स इनपुट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट इंपल्स इनपुट, यूनिट इंपल्स इनपुट। ये क्या है, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टी से। हैव यू हर्ड अबाउट डेल्टा टी? डेल्टा टी इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट इंपल्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? डेल्टा टी इज इंफिनिटी एट टी इक्वल टू 0। 0 पे वैल्यू, बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है कि 0 पे वैल्यू इसकी इंफिनिटी होती है या 1। तो 0 पे वैल्यू इसकी क्या होती है? इंफिनिटी। और टी नॉट इक्वल टू 0 पे, टी नॉट इक्वल टू 0 पे बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो अगर हम डेल्टा टी वर्सेस टी बनाएं तो इट्स ग्राफ लुक लाइक दिस, इट्स ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ओके। सो ये बन जाएगा हमारा ग्राफ इसका हियर। इसलिए यहां पर क्या होती है? एरो। एरो का मतलब क्या होता है? एरो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस एरो रिप्रेजेंट? एरो रिप्रेजेंट की इसकी वैल्यू 0 पे, 0 पे वैल्यू कितनी है इसकी? इनफिनाइट। एरो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि 0 पे वैल्यू हमारी कितनी है? इनफिनाइट है। क्लियर है? तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ओके। तो 0 पे वैल्यू कितनी होती है? इनफिनाइट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंपल्स की। सो व्हाट आर दोस प्रॉपर्टीज? सो प्रॉपर्टीज, लेट्स स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट इंपल्स। प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन कंट्रोल में जो हम यूज करते हैं प्रॉपर्टीज, वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। पहली प्रॉपर्टीज,
अगर हम इसको इंटीग्रेट करें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी, तो इम्पल्स का इंटीग्रेशन डेल्टा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है 1। डेल्टा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी क्या होता है 1। सेकेंड वन इज अवर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी। यूनिट इंपल्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1। ठीक है। थर्ड, अगर मैं जनरलाइज कर दूं, अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालूं ए डेल्टा टी का, ए डेल्टा टी का कितना आ जाएगा ए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए डेल्टा टी विल बी ए। सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज दैट इज यूज्ड इन अवर कंट्रोल सिस्टम। मेनली जो यूज होगी वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। किस लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोई भी टाइम डोमेन सिग्नल xt है, तो लाप्लास का ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट इट इनटू द एस डोमेन। तो अगर ये टी डोमेन है, दिस इज माय टाइम डोमेन, तो दिस इज माय फ्रीक्वेंसी डोमेन, और वी कैन से इट एज द एस डोमेन। तो एस डोमेन में टाइम से हम एस डोमेन में क्यों गए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो रीजन बेटा ये है, टाइम से एस में जाने से हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है इजी। आप लोगों ने लाप्लास का यूज नेटवर्क में ट्रांजिएंट में किया होगा। पूरी की पूरी कंट्रोल में अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बहुत ज्यादा, तो ये हमने डेल्टा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो 1 निकाला है वो कैसे निकालते हैं, xt का लाप्लास ये है और xs का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है xt। तो कैसे निकालते हैं, xs बराबर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी xt इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। सो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt, दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt। ओके, xs बराबर, तो यहां पर हम xt की वैल्यू डेल्टा टी पुट कर देंगे एंड यू विल गेट 1। ओके, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये हमने यहां से कैलकुलेट किया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी क्या होता है 1 होता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके आगे। दूसरा जो हमारा इनपुट है वो क्या है, यूनिट स्टेप इनपुट क्या होता है बेटा, ये भी बहुत अच्छा, इसका भी बहुत ज्यादा काम है। अपना टाइम रिस्पॉन्स देखोगे कि भाई यूनिट इंपल्स दिया, आउटपुट क्या आएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यूनिट इंपल्स इनपुट बेसिक इनपुट है यूटी। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूटी से। यूटी की वैल्यू क्या होती है 1 फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर t लेस देन 0। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, इट्स ग्राफ लुक लाइक दिस। ut वर्सेस t का ग्राफ कैसा होता है, इट विल लुक लाइक दिस। 1 फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर t लेस देन 0 एट t बराबर 0। तो t बराबर 0 पे फंक्शन क्या होता है, ut इज डिसकंटिन्यूअस। ut हमारा क्या होता है 0 पे डिसकंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि लेस देन 0 पे 0 है, ग्रेटर देन 0 पे 0 है। तो 0 माइनस पे वैल्यू क्या होगी 0, 0 प्लस पे वैल्यू क्या होगी 1। तो कंटिन्यूटी के लिए हमारा 0 माइनस और 0 प्लस पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। सो एट t बराबर 0 द यूनिट स्टेप फंक्शन ut इज डिसकंटिन्यूअस। अगर आपसे कोई वैल्यू पूछे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है तो हम एवरेज ले लेते हैं। तो t बराबर 0 पे u0 हम क्या ले लेते हैं, एवरेज ऑफ 0 माइनस एंड 0 प्लस। इसी को अपन क्या बोलते हैं, गिब्स फेनोमेना। तो कितना आ जाएगा, 0 माइनस पे वैल्यू 0 है, 0 प्लस पे 1 है। तो 0 पे आपको कितनी मिल जाएगी, u0 1/2। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, 0 पे वैल्यू कितनी आ जाती है 1/2। पर ये स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, ये बस हमने एनालिसिस के लिए यहां लिख देते हैं। जनरली 0 पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि 0 पे फंक्शन क्या है हमारा, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है। सो दिस इज माय यूटी फंक्शन। इसकी भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर ले फटाफट, नोट डाउन फटाफट कर लो इसको। 0 पे हमारा यूटी क्या होता है बेटा, डिसकंटिन्यूअस। सो नोटेड डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपन देखते हैं, फटाफट लिखो इसको।
फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट स्टेप। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट स्टेप बेटा, यूनिट स्टेप क्या होंगी प्रॉपर्टीज, क्या होंगी प्रॉपर्टीज? फर्स्ट, अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसका अपन को काम है यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले तो कितना आ जाता है? 1/s, 1/s। क्लियर है? 1/s आ जाएगा कि नहीं? बोलो, 1/s आ जाएगा। दूसरा, अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए यू टी करें तो कितना आ जाएगा? ए यू टी करें तो कितना आ जाएगा? a/s, a/s। सो दिस इज माय यूनिट स्टेप फंक्शन एंड दिस इज कॉल्ड ए यू टी। ए यू टी को हम क्या बोलते हैं? ए यू टी को क्या बोलते हैं अपन? स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन। बस इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? ए। और यू टी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 140 ग्रेटर देन 0, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिट स्टेप फंक्शन। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? यूनिट स्टेप फंक्शन। तो ये चीज समझ में आई बेटा आप लोगों को? आई होप समझ में आ गई होगी। तो हमारा काम यूटी की और भी प्रॉपर्टीज है, पर अपन को उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो आप सिग्नल में पढ़ोगे। यहां पर बस अपन को लाप्लास से मतलब है कि यूटी का लाप्लास आप निकाल भी सकते हो। चलो एक निकाल के दिखा देता हूं। एक्सेस मैंने आपको बताया था xt इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। क्लियर है? अब यहां पर पुट कर दो। xt क्या है? यूटी। xt क्या है? यूटी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। और यू टी की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 से इन्फिनिटी में 1। और ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस एस, 0 से इन्फिनिटी। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, सो इट विल बी 1/s। एक्सेस यू टी का लाप्लास हमारा कितना आ गया? 1/s। तो आप ये निकाल भी सकते हो, बट ये डेरिवेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यू हैव टू लर्न। डायरेक्ट भी फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं आपके आरएससीबी के एग्जाम में। व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी, व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी। ये हमने यहाँ प्रॉपर्टीज देखी थी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी क्या होता है? 1। ये डायरेक्ट एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ओके, क्लियर है? और यूटी का लाप्लास कितना हो गया? 1/s। और एक चीज, डेल्टा टी को हमने इंटीग्रेट किया था तो क्या आया था? 1। तो हम डेल्टा टी का इंटीग्रेशन क्या बोल सकते हैं? डेल्टा टी का इंटीग्रेशन थर्ड प्रॉपर्टीज की माइनस इन्फिनिटी से टी डेल्टा टी डी टी। अगर हम इंपल्स को इंटीग्रेट करेंगे टी के टर्म्स में, क्योंकि टी लेस देन 0 है, तो टी लेस देन 0 है तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या है? 0, तो आ जाएगा 0। टी ग्रेटर देन 0 है तो इंपल्स का एरिया कितना होता है? इंपल्स का एरिया कितना होता है? 1। तो माइनस इन्फिनिटी से टी डेल्टा टी डी टी क्या होता है? यू टी। आप यहां पर देख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से टी किया डेल्टा टी डी टी। इसको क्या लिखोगे? अगर मेरा t लेस देन 0 है और t ग्रेटर देन 0 है, t लेस देन 0 है तो डेल्टा t की वैल्यू लेस देन 0 के लिए क्या होती है? 0, तो आ जाएगा 0। और t ग्रेटर देन 0 है, मान लो 1 पुट किया, 2 पुट किया, तो इंपल्स इंक्लूड हो गया और इंपल्स का एरिया कितना होता है? 1। तो ये आ जाएगा। तो क्या ये भी पूछा जाता है कि माइनस इन्फिनिटी से t डेल्टा टी डी टी की वैल्यू क्या होती है? 1 यूटी, 1 नहीं यूटी। और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कर दोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कर दोगे तो भी तब ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर टी के टर्म्स में किया है तो टी लेस देन 0 के लिए 0, टी ग्रेटर देन 0 के लिए 1। क्लियर है? तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, चारों इंपॉर्टेंट हैं। 4 नहीं, 3 प्रॉपर्टी हैं, यूटी, ए यूटी और ए यू टी का a/s। ए यू टी को स्टेप फंक्शन बोलते हैं। और माइनस इन्फिनिटी से टी डेल्टा टी डी टी किसके बराबर होता है? यू टी के। क्लियर है? तो ये हमारी बात हो गई किसकी? हाँ, एक और लिख लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन ये है, तो यू टी का डिफरेंशिएशन dy/dt ऑफ यू टी का डिफरेंशिएशन, यूनिट स्टेप का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डेल्टा टी। ये भी याद रखना, 4th प्रॉपर्टी। यूनिट स्टेप का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यूनिट इंपल्स। यूनिट स्टेप का डिफरेंशिएशन बेटा हमारा क्या होता है? यूनिट इंपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, ये हमारे काम में आता है। ओके, काम में आता है हमारा। आगे नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, यूनिट रैंप इनपुट। कौन सा इनपुट? यूनिट रैंप इनपुट। यूनिट रैंप इनपुट को हम किससे लिखते हैं? आरटी से। किससे लिखते हैं? आरटी से।
आर टी से, आर टी लिखोगे तो t फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर t लेस देन 0। यूनिट रैंप इनपुट हमारा क्या होता है, t कब, t ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर t लेस देन 0। सो rt वर्सेस t मेरा क्या आ गया, ये आ गया rt वर्सेस t हमारा ये ग्राफ। t लेस देन 0 के लिए 0, t ग्रेटर देन 0 के लिए क्या, कौन सी लाइन है, ये t। ओके ओके, इसकी भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसका लाप्लास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर टी किसके बराबर होता है, 1/s²। यूनिट रैंप का, यूनिट रैंप का, और यूनिट रैंप को हम कैसे लिख सकते हैं, t ग्रेटर देन 0 के लिए t है ना, तो वी कैन राइट आर टी एज, वी कैन राइट आर टी एज TUT। क्या लिखोगे, TUT, क्योंकि UT की वैल्यू 1 होती है t ग्रेटर देन 0 के लिए, तो 1 इंटू टी क्या आ जाएगा t, और लेस देन 0 के लिए UT क्या होता है 0, तो 2 इंटू 0 0। तो हम RT को TUT लिख सकते हैं। RT को कभी भी अपन, और कंट्रोल सिस्टम में हम UT लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में प्रैक्टिकली नेगेटिव टाइम होता ही नहीं है। t बराबर -2 सेकेंड बोलो तो प्रैक्टिकली नेगेटिव टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। और कंट्रोल सिस्टम हम प्रैक्टिकली सिस्टम के लिए पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली सिस्टम के लिए पढ़ते हैं जो कहां से स्टार्ट होते हैं, t बराबर 0 से, जो कहां से स्टार्ट होते हैं, t बराबर 0 से। ओके, थर्ड, यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन क्या होगा, ut बराबर rt, क्योंकि t लेस देन 0 है तो इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा, t ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है। सो माइनस इन्फिनिटी से t ut dt किसके बराबर होता है, यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन क्या होता है, यूनिट रैंप, यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, यूनिट रैंप। और फोर्थ वन, अगर हम रैंप को डिफरेंशिएट कर दें, रैंप को डिफरेंशिएट कर दें, देन दिस विल कम्स आउट टू बी स्टेप फंक्शन। रैंप को डिफरेंशिएट कर दे तो क्या आ जाएगा, यूनिट स्टेप। फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, और कोई है प्रॉपर्टी, हाँ जनरलाइज्ड कर दो, यहां पर ART कर दो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ART कर दो, कितना आ जाएगा, a/s²। कितना आ जाएगा, a/s², क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियरिटी को फॉलो करते हैं। अगर आप टाइम डोमेन में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर रहे हो, या सीधे सीधे प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सेस है तो किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराओगे, axt का लाप्लास क्या हो जाएगा बेटा, axs। axt का लाप्लास हमारा क्या हो जाएगा बेटा, axs। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो रैंप में आपको इतनी बातें याद रखनी है, ये यूनिट रैंप फंक्शन है, t लेस देन 0 के लिए 0, ग्रेटर देन 0 के लिए t, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन क्या होता है, रैंप, और यूनिट रैंप का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यूनिट स्टेप। क्लियर है। अभी मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखा दूंगा। ले नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर इज अवर व्हाट, यूनिट पैराबोलिक इनपुट। दीज फोर आर द स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट। ये हमारे स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डेल्टा टी का लाप्लास क्या होता है, रैंप का क्या होता है, स्टेप का क्या होता है, और पैराबोलिक का क्या होता है। पैराबोलिक को अपन लिखते हैं पीटी से, एंड इट्स वैल्यू विल बी t²/2 एंड 0 फॉर t लेस देन 0। pt इक्वल्स टू व्हाट, t²/2 for t greater than equal to 0 and 0 for t less than 0। एंड pt का कर्व, pt वर्सेस t का कर्व हमारा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। pt वर्सेस t का कर्व हमारा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ओके बेटा, सो दिस इज माय यूनिट पैराबोलिक इनपुट। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, pt को क्या, t²/2 ut। जो भी 0 से स्टार्ट हो रहे हैं उनमें ut लगा दो। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, t²/2, क्योंकि ut क्या, ये क्या डिफाइन करता है, ये क्या कौन डिफाइन करता है, ut। क्योंकि ut की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे 1 होगी तो 1 इंटू दिस ही आ जाएगा। लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, t लेस देन 0 पे ut क्या होता है, 0। तो t²/2 इंटू 0 क्या आ जाएगा, t²/2 इंटू 0 क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा कि नहीं। तो हमारा pt क्या हो जाएगा, 0। तो हम इस पूरी चीज को क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल t²/2 ut।
तो हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरी क्या थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरी क्या थी बेटा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीटी। या आप बोलो किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म? टी स्क्वायर बाई 2 यूटी का। और आप लोग रटे होगे कि टी का लाप्लास होता है 1 बाई एस स्क्वायर। टी का नहीं होता है बेटा, टी यूटी का होता है। और प्रैक्टिकली अगर आप बोलो तो टी ही बोलते हैं उसको। क्यों? क्योंकि नेगेटिव टाइम प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली टी बोल सकते हैं, लेकिन आइडियली अपन टी नहीं बोल सकते, क्योंकि आइडियली नेगेटिव टाइम, मैथमेटिकली अगर अपन बोले तो नेगेटिव टाइम भी होता है। मैथमेटिकली अपना नेगेटिव टाइम होता है, लेकिन प्रैक्टिकली नेगेटिव टाइम नहीं होता है। तो टी स्क्वायर बाई 2 यूटी का लाप्लास कितना हो जाएगा? 1 बाय एस क्यूब। तो आप ऐसे भी याद किए होगे कि टी स्क्वायर बाई 2 का, टी स्क्वायर बाई 2 का लाप्लास नहीं होता है। सिग्नल में अगर आप बोल दोगे टी स्क्वायर बाई 2 का लाप्लास 1 बाई एस क्यूब है, गलत हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल में बोल सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल में प्रैक्टिकली कहां से स्टार्ट होता है? टी बराबर 0 से। कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट ही होती कहां से? टी बराबर 0। नेगेटिव टाइम डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द कंट्रोल सिस्टम। ओके, सो टी स्क्वायर बाई 2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आ गया? 1 बाय एस क्यूब। सेकेंड वन अपना क्या है? ये हो गया, जनरलाइज कर दो। अगर मैं ए पी टी कर दूं, या इसको लिख दो क्या? a इंटू टी स्क्वायर बाई 2 यू टी। तो इसका लाप्लास कितना आ जाएगा? a बाय एस क्यूब, a बाय एस क्यूब। तो फटाफट इसको लिखो। सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं बेटा आपको बता रहा हूं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपके RSEB में आ सकता है। सो क्विकली नोटेड डाउन, क्विकली नोटेड डाउन, फटाफट नोटेड डाउन करो। इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। ये चारों इनपुट आपके ट्रांजिएंट रिस्पांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नोटेड डाउन? हैव यू नोटेड डाउन? ओके, सो नेक्स्ट विल बी थर्ड प्रॉपर्टी। अगर मैं रैम को इंटीग्रेट करूं, टी को इंटीग्रेट करते हैं, टी लेस देन 0 है तो आर टी 0 होगा, तो 0 का इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा। कब? और टी ग्रेटर देन 0 के लिए आर टी क्या है? टी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर बाय 2। तो ये क्या बन गया? पीटी। तो रैम का इंटीग्रेशन क्या होता है? पैराबोलिक फंक्शन। यूनिट रैम का इंटीग्रेशन क्या होता है? यूनिट पैराबोला। डेल्टा टी का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन टी, ऐसे याद रख सकते हो, टी का टी स्क्वायर बाय 2। यूनिट इंपल्स का इंटीग्रेशन स्टेप का इंटीग्रेशन रैम्प का इंटीग्रेशन पैराबोलिक इनपुट। क्लियर है? अब ये याद रखना, पैराबोलिक यहां पर टी स्क्वायर नहीं होता है। क्या होता है? टी स्क्वायर बाय 2, स्टैंडर्ड पैराबोलिक। यहां पर लोग गलतियां कर देते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे पूछा जाता है आपसे टी स्क्वायर का लाप्लास, टी स्क्वायर यूटी का लाप्लास, तो ये कितना होगा? टी स्क्वायर का लाप्लास, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 बाय एस क्यूब। और टी स्क्वायर बाय 2 का क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, टी स्क्वायर बाय 2 का क्या होता है? 1 बाय एस क्यूब। मैंने दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई करोगे तब ये आएगा। तो टी स्क्वायर का कोई पूछे तो क्या होगा? 2 बाई एस क्यूब। ये ध्यान रखना, ये लोग अक्सर गलती करते हैं। टी स्क्वायर का क्या कर देते हैं? टी स्क्वायर का क्या कर देते हैं? 1 बाई एस क्यूब। गलत है, ठीक है। या एक जनरलाइज बता देता हूं प्रॉपर्टी, टी की पावर एन यूटी का क्या होता है? टी की पावर एन यूटी का क्या होता है बेटा? कोई बता सकता है? सो दिस विल बी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1। टी की पावर, ये याद रखो, टी की पावर एन यूटी का लाप्लास क्या होता है? तो अगर टी स्क्वायर होगा तो 2 बाई एस क्यूब, और अगर यहां डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो 2 कट जाएगा। तो टी स्क्वायर बाई 2 का क्या होता है? 1 बाय एस क्यूब। ओके, तो रैम का हमारा इंटीग्रेशन क्या आ गया? पैराबोला। या आप बोल सकते हो dy बाई डी टी ऑफ पीटी किसके बराबर आ गया? रैम्प फंक्शन के। पैराबोलिक का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है बेटा? रैम्प फंक्शन। पैराबोलिक का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? हमारा रैम्प फंक्शन। तो हमारा फिफ्थ और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए पीटी कर दो, या पीटी को क्या लिख सकते हो? टी स्क्वायर बाई 2 यूटी। इसका क्या आ जाएगा? ए बाय एस क्यूब। कितना आ जाएगा? ए बाय एस क्यूब। सो दिस इज सिर्फ पैराबोलिक इनपुट, और पीटी इज यूनिट पैराबोलिक इनपुट। तो
अपन ने क्या देखा, अपन ने, अब मैं आपको सारी चीजें, पहले इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे देखते हैं। यहां से नोट डाउन करो, यूनिट पैराबोलिक इनपुट, क्विकली नोट डाउन करो, नोटेड डाउन क्विकली, नोटेड डाउन क्विकली बेटा, नोटेड डाउन क्विकली, क्विकली नोटेड डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो इसको। ओके, इसको नोट डाउन करो फटाफट। फटाफट नोट डाउन करो इसको। नोट डाउन करो फटाफट। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। डेल्टा टी आपने पढ़ा, यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप एंड यूनिट पैराबोलिक। देखा, डेल्टा टी पढ़ा, यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप एंड यूनिट पैराबोला। अगर हम ऐसे जा रहे हैं, इफ वी आर गोइंग लाइक दिस, इफ वी आर गोइंग लाइक दिस, सो देन इट विल बी व्हाट, कैसे जा रहे हैं यहां पर, इंटीग्रेशन। कैसे जा रहे हैं, इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से टी तक। डेल्टा टी को इंटीग्रेट करोगे यूटी आएगा, यूटी को इंटीग्रेट करोगे रैंप आएगा, रैंप को इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, पैराबोला। और इसका उल्टा जाओ, उल्टा जाओ, पैराबोला से रैंप जाना है, देन वी हैव टू डिफरेंशिएट, और रैंप से स्टेप जाना है, देन वी हैव टू डिफरेंशिएट, और स्टेप से इंपल्स जाना है, देन अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट। तो ऐसे जा रहे हैं, देन वी हैव टू डिफरेंशिएट, और ऐसे आ रहे हैं, देन वी हैव टू इंटीग्रेट। ओके, अब मैं आपको एक खास प्रॉपर्टी बताता हूं, एलटीआई सिस्टम। कौन सा, हम पूरी कंट्रोल किसके लिए पढ़ते हैं, एलटीआई सिस्टम। और एक बेसिकली क्या लगा दो यहां पर, कॉजल एलटीआई सिस्टम। कॉजल, जो भी सिस्टम t बराबर 0 से स्टार्ट होते हैं, जिनके लिए नेगेटिव टाइम डिफाइंड नहीं होता है, वो सारे सिस्टम क्या कहलाते हैं, कॉजल सिस्टम। मैं अर्लियर वीडियोस में बता भी चुका हूं आपको, जहां से कंट्रोल स्टार्ट हुई थी, कि कॉजल सिस्टम क्या होते हैं, जो कहां से स्टार्ट होते हैं, t बराबर 0 से, नेगेटिव टाइम जिनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। या आप कह सकते हो t लेस देन 0 के लिए वैल्यू क्या होती है, 0। तो हम कॉजल एलटीआई सिस्टम कहां से स्टार्ट होते हैं, कॉजल का मतलब स्टार्ट होता है, कॉजल का मतलब होता है 0। कॉजल सिस्टम का मतलब होता है ht की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 फॉर t लेस देन 0, और नॉन 0 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू। तो 0 कब होती है, t लेस देन 0 की, किसके लिए, t लेस देन 0, मतलब जिसके लिए नेगेटिव टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसे सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, कॉजल। तो अपन किसके लिए पढ़ रहे हो, वी आर टॉकिंग, पूरी कंट्रोल हम कौन से इनपुट के लिए, कौन से सिस्टम के लिए पढ़ते हैं, कॉजल एलटीआई सिस्टम। लीनियर भी पता है, लीनियर भी मैं पढ़ा चुका हूं, ये भी पढ़ा चुका था। लीनियर तो दोबारा बता दिया ताकि आपको याद रहे। लीनियर आपको पता है, टाइम इनवेरिएंट आपको पता है। लीनियर याद है ना आपको, क्या बताया था, जो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करे, एडिटिविटी और होमोजेनिटी को फॉलो करे, ऐसे सिस्टम क्या कहलाते हैं, लीनियर। टाइम इनवेरिएंट, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज टाइम के साथ में चेंज ना करें, ऐसे सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, टाइम इनवेरिएंट। तो कंट्रोल सिस्टम में हम जो भी इनपुट दें, मान लो वी आर गिविंग इनपुट हेयर xt एंड वी आर टेकिंग हेयर आउटपुट इज एट yt, ये xt है या yt है। ओके, तो हम किस सिस्टम के लिए पढ़ रहे हैं, कॉजल एलटीआई सिस्टम के लिए इनपुट xt है एंड आउटपुट विल बी yt। ओके, तो अब देखते हैं यहां पर अपन कई सारे इनपुट दे सकते हैं। कौन कौन से, इंपल्स दे सकते हैं, यूनिट इंपल्स। थोड़ा अगले नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं स्पेस थोड़ा सा, या फिर इसको ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, तब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। ओके,
तो हम xt को क्या कौन कौन के इनपुट दे सकते हैं, यूनिट इम्पल्स, नेक्स्ट वन इज यूनिट स्टेप, ये भी दे सकते हैं, यूनिट रैंप भी दे सकते हैं, यूनिट पैराबोलिक। चार हमारे स्टैंडर्ड इनपुट हैं, चार इनपुट अपन इसको देंगे, यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप एंड यूनिट पैराबोला। अगर मैंने यूनिट इम्पल्स दिया तो देन आउटपुट इज कॉल्ड व्हाट, तो हमारा जो आउटपुट मिल रहा होगा yt, इसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे बेटा इसको अपन, यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। और अगर हम यूनिट स्टेप इनपुट देंगे देन वी विल कॉल इट एज यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। यूनिट रैंप इनपुट देंगे देन वी विल कॉल इट एज यूनिट रैंप रिस्पॉन्स, यूनिट रैंप रिस्पॉन्स। और अगर हम यूनिट पैराबोलिक इनपुट देंगे तो देन वी विल कॉल इट एज यूनिट पैराबोलिक, क्या बोलेंगे इसको, यूनिट पैराबोलिक रिस्पॉन्स। क्लियर है? ओके, तो यूनिट इंपल्स दोगे तो आउटपुट क्या कहलाएगा, यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स। यूनिट स्टेप दोगे तो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, यूनिट रैंप दोगे तो यूनिट रैंप रिस्पॉन्स, यूनिट पैराबोलिक दोगे तो क्या बोलोगे, यूनिट पैराबोलिक रिस्पॉन्स। ओके, तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं, यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स दिया गया, यूनिट इंपल्स इनपुट दिया गया, स्टेप निकालना है, रैंप निकालना है, तो अपन ऐसे जाएंगे तो अपन इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, कहां से कहां तक। और अगर ऐसे जा रहे हैं तो अपना क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट। जैसा अपन यहां पर नीचे जाएंगे तो इंटीग्रेट, ऊपर जाओगे तो डिफरेंशिएट, वही यहां पर होता है, वही यहां पर। अगर हम नीचे जा रहे हैं देन वी हैव टू इंटीग्रेट। अब एक बात बताओ, हम ये कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, कॉजल एलटीआई सिस्टम। कॉजल एलटीआई सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से। तो कंट्रोल में इन कंट्रोल में हमारा ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से हटके कहां चला जाता है, जीरो से टी। माइनस इन्फिनिटी से टी हटके ये कहां चला जाता है, जीरो से टी। क्यों? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से जीरो में फंक्शन की वैल्यू यहां क्या आएगी, जीरो ही आएगी। किसमें, कंट्रोल सिस्टम में। लेकिन सिग्नल में ऐसा नहीं होता है, सिग्नल में मैथमेटिकली नेगेटिव टाइम भी होता ही है, लेकिन कंट्रोल में अपन नेगेटिव टाइम नहीं लेते हैं। नेगेटिव टाइम पे वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो माइनस इन्फिनिटी से टी किसके इक्विवेलेंट होता है, जीरो से टी में, कब, इन कंट्रोल। ठीक है, और अगर ऐसे जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है, डिफरेंशिएट। क्या करना है, वही रिस्पॉन्स में चलता है। सपोज आपको यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स दिया गया एंड यू हैव टू फाइंड आउट द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैं आगे आपको करवाऊंगा कि हमें यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स दिया गया एंड वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। तो कैसे निकालोगे यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, बाय जस्ट सिंपली बाय डूइंग द इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से टी। या यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स दिया गया, आपसे क्या पूछा गया, यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स, तो बस क्या करना है आपको, ओनली एंड ओनली यू हैव टू डिफरेंशिएटेड। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आरएसईबी में बहुत सारे आ सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। कॉजल एलटीआई सिस्टम के लिए अगर ये ऐसे जा रहे हैं, इंपल्स, स्टेप, रैंप, पैराबोलिक, तो नीचे जाओगे इंटीग्रेशन, ऊपर आओगे डिफरेंशिएशन। यहां पर भी रिस्पॉन्स में भी सेम होता है, बस यहां पर माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये टी ग्रेटर देन जीरो के लिए ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो से टी, ये लिमिट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। एक्चुअल में कहां से कहां तक होती है, माइनस इन्फिनिटी से टी तक। ओके, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। ओके, अब एक चीज और होती है, इसको लिख लो फटाफट, इसको फटाफट लिख लो। एक चीज में और डाउट होता है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, फिर अपन अपना फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। पहले फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम देखेंगे, देन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम देखेंगे। तो हर जगह से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी आपकी है, क्वेश्चन हमारा कहीं से भी आ सकता है। क्लियर है, नोट डाउन करो फटाफट नोट डाउन करो। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी, देखो सपोज दिस इज माय कॉजल एलटीआई सिस्टम एचटी, कॉजल एलटीआई। और कंट्रोल में कहीं आपको कॉजल लिखा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम होते हैं वो अपन प्रैक्टिकल सिस्टम की बात करते हैं, वो सारे कॉजल ही होते हैं। लेस देन जीरो, टी नेगेटिव के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है।
सो दिस इज xt। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज st, व्हाट इज आउटपुट हेयर yt। तो इसके 4 ऑप्शन बनते हैं। पहला यहाँ क्या ऑप्शन है, yt इज, पहला ही ऑप्शन होता है xt इंटू ht। दूसरा ऑप्शन होता है xt कॉन्वोल्यूशन विथ ht, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्वोल्यूशन, कॉन्वोल्यूशन। थर्ड वन इज अवर, कुछ भी ले लो, xt बाय ht, एंड फोर्थ वन इज अवर नन। तो बच्चे इसमें क्या करते हैं, क्या लगा देते हैं, ये कर देते हैं xt इंटू, इसको सिस्टम से पास किया तो xt इंटू ht, जो कि गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इज परफेक्टली रॉन्ग। किसी भी एलटीआई सिस्टम का हम टाइम डोमेन में जो रिस्पॉन्स होता है, टाइम डोमेन में जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, yt जो हमारा होता है एलटीआई सिस्टम में, वो एक ऑपरेटर एलटीआई सिस्टम का, ये आप कंट्रोल में सिग्नल में पढ़ोगे कि जो आउटपुट होता है एलटीआई सिस्टम का, इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन इन द टाइम डोमेन। तो yt जो हमारा होता है वो इनपुट xt कॉन्वोल्यूशन विद ht, इनपुट xt कॉन्वोल्यूशन विद ht। तो हम जो आउटपुट निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, कॉन्वोल्यूशन से। कॉन्वोल्यूशन कैसे निकालते हैं, हालांकि ये अपने काम का नहीं है, हम पूरे में लाप्लास ही लगाएंगे, पर मैं आपको बता देता हूं ये कॉन्वोल्यूशन कैसे निकालते हैं। कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x टाउ इंटू एच ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉन्वोल्यूशन। इसका अपन को यहां पर कंट्रोल में कोई काम नहीं है, बस बता दिया आपको फॉर योर सेक ऑफ योर नॉलेज, कि आपको नॉलेज में पता हो कि yt हमारा क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x टाउ इंटू एच ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। तो हमारा एलटीआई सिस्टम का जो हम रिस्पॉन्स निकालते हैं yt, वो किससे निकालते हैं, कॉन्वोल्यूशन से इन टाइम डोमेन। तो हम टाइम डोमेन में आउटपुट किसकी मदद से निकालते हैं, किसकी मदद से निकालते हैं, कॉन्वोल्यूशन की। सो दिस इज माय टाइम डोमेन, दिस इज माय टाइम डोमेन। सो yt इज व्हाट, xt कॉन्वोल्यूशन विद ht। नेक्स्ट अपन देखें, अगर हम इसका लाप्लास ले लें एस डोमेन में, तो देखना कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाती है। अगर हम इसका लाप्लास ले लें तो yt का लाप्लास ys, तो लाप्लास की प्रॉपर्टी होती है कि अगर टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन है, टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर xt का लाप्लास क्या है, xs, और हमेशा टाइम डोमेन वाले को स्मॉल लेटर में लिखते हैं और एस डोमेन वाले को किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में। टाइम डोमेन वाले को स्मॉल लेटर में और एस डोमेन वाले को कैपिटल लेटर में। तो कितना आ जाएगा, ys बराबर xs इंटू hs। कितना आ जाएगा, ys बराबर xs इंटू, ये हमारे कंट्रोल में पूरा काम में आएगा। तो यहां पर आपको देखो yt बराबर xt कॉन्वोल्यूशन, टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन है, अगर मैं इसका लाप्लास ले लूं तो ये ys किसके बराबर होगा, xs इंटू hs। तो xt का लाप्लास क्या है मेरा, xs है, और ht का लाप्लास क्या है मेरा, hs है। तो मल्टीप्लाई किस डोमेन में होता है, एस डोमेन में। हम कर किस में देते हैं, टाइम डोमेन में, और क्वेश्चन हमारा वहीं पर गलत हो जाता है। चूंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, हम सिग्नल सिस्टम को उतना डीपली में नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से हमसे ये गलतियां हो जाती हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि xt इनपुट है, उसको ht से पास किया, तो आउटपुट कैसे निकालोगे एलटीआई सिस्टम का, बाय यूजिंग द कॉन्वोल्यूशन इन द टाइम डोमेन एंड बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन इन द एस डोमेन। एस डोमेन में आउटपुट अगर हमें चाहिए तो हम मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, टाइम डोमेन में निकालना है तो आंसर सेम आएगा। यहां से yt निकालोगे तो ऐसे, और यहां से कैसे निकालोगे, सबसे पहले ys निकालोगे, फिर इसका क्या ले लोगे, ys का क्या ले लोगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ys का क्या ले लोगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लोगे, तो क्या आ जाएगा बेटा हमारा, yt आ जाएगा। तो समझ में आया, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमारा किस डोमेन में होता है, एस डोमेन में। तो एस डोमेन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इजी है, कितना इजी है ये आपको समझ में आ रहा होगा। एस यहां पर इतना बड़ा इंटीग्रेशन करना था निकालने के लिए, और जबकि यहां पर सिर्फ डायरेक्ट क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन करना था। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब आप नोट डाउन करके लिख लें, ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, किसी भी इनपुट के लिए आप निकाल सकते हो, बट हमारे कंट्रोल में इस फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं होती है। तो अब आप इसको नोट डाउन करके लिख लें, बस फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू, ओके। सो क्विकली नोट इट डाउन,
क्विकली नोटेड डाउन, ओके, क्विकली नोटेड डाउन बेटा। ys equals to xs into hs in s domain, okay, quickly noted down। अब नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। हम कौन से ऑर्डर पढ़ेंगे? पहले फर्स्ट ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या बताता है? ऑर्डर किसी भी सिस्टम में हमारा क्या बताता है? ऑर्डर रिप्रेजेंट्स व्हाट? ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट इन अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कितने हैं? तो मैं एक बहुत, अगर फर्स्ट ऑर्डर लिखा है तो ऑब्वियसली है कि कितने एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए? एक। मैं ऑलरेडी आपको बताया था, फर्स्ट क्लास में बताया था ऑर्डर क्या होता है, किसमें कितने एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब एक। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दिस इज माय आर, दिस इज माय सी। आर सी, हियर वी आर गिविंग द इनपुट VIT and here we are taking the output V0T. So this is my input, this is my output and this one is our system. This one is our system. Okay, system है, this is my input, this is my output. ठीक है। अब आप लोग भी पता हो, अगर इसको अपन को सॉल्व करना है टाइम डोमेन में तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, क्योंकि करंट कितनी होती है कैपेसिटर में? CdV/dt। तो कैलकुलेशन थोड़ा क्या होता है? इजी। कैलकुलेशन क्या होती है टाइम डोमेन में? टफ। अगर हम इसी को एस डोमेन में करें, ये टाइम डोमेन में है, ये किस में है? टी डोमेन में है। तो अगर हम इसको एस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो VIT का क्या हो जाएगा? VIT का लाप्लास क्या हो जाएगा? VIS। R का क्या होगा? R ही रहेगा। ठीक है। कैपेसिटर का क्या हो जाएगा बेटा? कैपेसिटर का क्या हो जाएगा? 1/SC। सारे लोगों को पता है, बता भी चुका हूं मैं कंट्रोल की स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्लास में यही बताया था कि कैपेसिटर का टाइम डोमेन में अगर C है तो S डोमेन में क्या होता है? 1/SC। और आप लोगों ने नेटवर्क में भी पढ़ रखा होगा। एंड दिस इज माय V0S, दिस इज माय V0S, दिस इज R, दिस इज 1/SC। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन। क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन? क्या होता है बेटा? ट्रांसफर फंक्शन अपन को निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। दिस वी हैव टू कैलकुलेट इट। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में पहले हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट जब इनिशियल कंडीशन क्या हो? जीरो। इनिशियल कंडीशन, अगर किसी भी सिस्टम में इनिशियल कंडीशन प्रेजेंट होती हैं तो इनिशियल कंडीशन सिस्टम को क्या बना देती हैं? नॉन लीनियर। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? LTI सिस्टम। तो लीनियर तो ऑब्वियस होना ही चाहिए। तो लीनियर होने के लिए हमारी इनिशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। लीनियर होने के लिए हमारी इनिशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। क्लियर है बात? तो हमारा ये आ चुका है एस डोमेन में, चूंकि यहाँ एक ही एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। आर का रेजिस्टेंस को चाहे आप टाइम डोमेन में लो चाहे एस डोमेन में लो, हमेशा आर का आर ही रहता है। अब हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट क्या है? V0S अपॉन VIS। दिस वी हैव टू कैलकुलेट V0S अपॉन VIS। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए देखते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। सो दिस इज R एंड कैपेसिटर का क्या हो गया बेटा? कैपेसिटर का क्या हो गया बेटा? 1/SC एंड हेयर इट विल बी V0S एंड हेयर इट विल बी VIS। पूरे में करंट सेम होगी IS, इसमें तो कोई करंट जाएगी नहीं क्योंकि ये क्या है? ओपन सर्किट, तो कोई करंट नहीं जाएगी। पूरे में करंट क्या रहेगी? पूरे में करंट हमारी क्या रहेगी? सेम रहेगी कि नहीं? बोलो, पूरे में हमारी करंट क्या रहेगी? सेम रहेगी कि नहीं? तो इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगा वही V0S होगा। तो ये दोनों सीरीज में है, रजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में है, तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कैसे निकालेंगे? वोल्टेज डिवीजन रूल से। तो जिसके क्रॉस निकालना है कैपेसिटर के क्रॉस, तो इनपुट वोल्टेज इनटू जिसके क्रॉस निकालना है उसका इंपीडेंस अपॉन, यही होता है ना, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। अगर ये Z1 है, अगर ये Z2 है, ठीक है, हमें इसके क्रॉस
वी नॉट है, ये वी आई। अगर ये दोनों सीरीज में है, Z1 Z2 सीरीज में है, तो वी नॉट किसके बराबर है? इफ Z1 एंड Z2 आर इन सीरीज। सीरीज में क्यों है? क्योंकि ये ओपन सर्किट है, करंट जीरो है, पूरे में करंट क्या होगी? सेम रहेगी। तो लिख दो इफ क्या, Z1 Z2 आर इन सीरीज, तो वी नॉट किसके बराबर होगा? वी आई इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, यही हो जाएगा। वी नॉट की वैल्यू किसके बराबर होगी? वी आई इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। तो Z2 कितना है? 1/SC। Z1 कितना है? R प्लस 1/SC। तो हमारा वी नॉट एस अपॉन वी आई एस की वैल्यू कितनी आ गई? वी नॉट एस अपॉन वी आई एस की वैल्यू आ जाएगी 1/SC। एलसीएम ले लो, 1 प्लस RCS। वी नॉट एस अपॉन वी आई एस की वैल्यू कितनी आ गई? 1/1 प्लस RCS। सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। और ये RC क्या कहलाता है? इसका RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या कहलाता है? जहां पर आप लोगों ने नेटवर्क में पढ़ा होगा, वेयर RC को अपन क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। RC को अपन क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। सो दिस विल बी इक्वल टू टाउ। तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ चुका है क्या? टाउ। अब हम एक तरीके से और देखते हैं। क्या ये हमारा था R था, और ये हमारा क्या था? C था। एंड हेयर इट विल बी वोल्टेज V नॉट S एंड हेयर इट विल बी VIS। इसमें करंट कितनी मानी? IS। ठीक है, तो हमारी IS की वैल्यू कितनी होगी? यहां वोल्टेज कितना है? हेयर इट, व्हाट इज द वोल्टेज? VIS। एंड हेयर वोल्टेज कितना है? अगर ये ग्राउंड माने, हेयर वोल्टेज कितना होगा? V नॉट S। तो ये करंट कितनी फ्लो हो रही होगी? VI माइनस V नॉट बाय R। कितनी फ्लो हो रही होगी? VIS माइनस V नॉट S बाई R। नॉर्मल KCL है कि इस ब्रांच में करंट कितनी जाएगी? अगर यहाँ वोल्टेज VI है, यहाँ वोल्टेज V नॉट है, तो कितना होगा? VI माइनस V नॉट बाय R। और V नॉट की वैल्यू कितनी होगी? ये 1/SC है, तो कितना होगा V नॉट S की वैल्यू? 1/SC इंपीडेंस इंटू करंट। करंट कितनी है? IS। तो V नॉट S की वैल्यू कितनी होगी? 1/SC इंटू IS। तो ये दो इक्वेशन से अपन को क्या बनाना है? इसका ब्लॉक डायग्राम। क्या बनाना है? इसका ब्लॉक डायग्राम। तो आइए ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। तो इनपुट हमारा क्या है? VIS। इसमें सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? V नॉट S। तो यहां आउटपुट क्या मिलेगा? इस समर का आउटपुट क्या मिलेगा? यहां से VIS आ रहा है, यहां से V नॉट S आ रहा है, ये दोनों क्या हो रहे हैं? सब्ट्रैक्ट। तो यहां कितना आएगा? VIS माइनस V नॉट S। क्या आउटपुट मिलेगा? VIS माइनस V नॉट S। उसमें मैंने किसका मल्टीप्लाई कर दिया? 1/R का। तो मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देता हूं? 1/R का। तो क्या मिल जाएगा यहां पर? VIS माइनस V नॉट S इंटू 1/R। क्या मिल जाएगा? IS मिल जाएगा कि नहीं? क्या मिल जाएगा? IS मिल जाएगा कि नहीं? तो हमें यहां क्या मिल जाएगा? IS। और IS में मैंने किसका मल्टीप्लाई कर दिया? 1/SC। तो IS को मैं एक और ब्लॉक से पास कर देता हूं, जिसका गेन कितना है? 1/SC। तो हमें क्या मिल जाएगा? V नॉट S। तो हमें क्या मिल जाएगा? V नॉट S। इस V नॉट को इस V नॉट से ज्वाइन कर दो। सो दिस इज कॉल्ड द ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम हो गया। अब ये दोनों किस में आ गए? 1/R और 1/SC। दो ब्लॉक्स हमारे किस में आ गए? कैस्केड में। तो आप लोगों को मैंने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में बताया था कि जब मेरे दो ब्लॉक कैस्केड में होते हैं तो ओवरऑल गेन क्या हो जाता है? दोनों का मल्टीप्लाई। तो हमारा ये किस में कन्वर्ट हो गया? किस में कन्वर्ट हो गया? 1/SRC। 1/SRC। और ये मेरा VIS और ये मेरा V नॉट S। ये मेरा क्या आ गया? VIS और ये मेरा क्या आ गया? V नॉट S। ये दोनों कैस्केड में है। कैस्केड में है तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे बेटा? दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/R इंटू 1/SC। 1/R इंटू 1/SC क्या हो जाएगा? 1/SRC। क्लियर है? तो हमारा ये आ चुका है, ये आ चुका है, यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट हो गया ये 1/SRC। अब आप देख सकते हो मैंने आपको यूनिटी फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन बताया था। दिस इज VIS, दिस इज V नॉट S, दिस इज VIS।
तो मैंने आपको यूनिटी फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन बताया था, वी नॉट एस अपॉन वी आई एस, क्या बताया था, जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस, यही पढ़ाया था आपको। कोई भी यूनिटी फीडबैक है इस टाइप का, अगर यहाँ जी एस है, याद करो जी एस है और ये यहाँ पर शॉर्ट है, ये वी आई एस आउटपुट इनपुट से कनेक्टेड है, ऐसे आ रहा है, तो वी नॉट एस अपॉन वी आई एस क्या आया था, जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस, और फीडबैक में प्रेजेंट था एच एस, तो क्या आया था, जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। तो जी एस की वैल्यू यहाँ पर क्या है, इसको इससे कंपेयर करो, तो जी एस कितना है, 1 बाई एस आर सी, कितना आ गया, 1 बाई एस आर सी एलसीएम ले लो, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस, देख लो वही ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है कि नहीं, देख लो जो मैंने नॉर्मल केवीएल लगा के निकाला था, केवीएल लगा के निकाला था, यहां पर देख लो आप, वी नॉट एस अपॉन वी आई एस कितना निकाला था, इसका डायरेक्ट निकाला था 1 अपॉन 1 प्लस एस आर सी, इसको अपन ने क्या किया, ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट किया और फिर निकाल दिया कितना, 1 अपॉन 1 प्लस एस आर सी। अब अपन, ये तो मैंने सिर्फ आरसी सर्किट लिया, कुछ भी हो सकता है, आरएल हो सकता है, एलआर हो सकता है, सीआर, कोई भी सर्किट हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर, कोई भी मैकेनिकल नेटवर्क भी हो सकता है, एनी नेटवर्क जिसमें फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हो, या आप कह सकते हो जिनमें एक एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो हम स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम किसको लेते हैं, स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हम किसको लेते हैं, समझो क्या होता है स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। यहां पर हमारा इनपुट होगा, क्या होगा, आर एस। कंट्रोल सिस्टम में हम स्टैंडर्ड कंट्रोल सिस्टम में इनपुट आर टी से लिखते हैं और उसका लाप्लास क्या होगा, आर एस, और यहां 1 अपॉन एस इंटू, देख लो इस जनरलाइज करेंगे तो ये आरसी आ रहा है, आरसी को अपन क्या लिख सकते हैं, आरसी किसके बराबर है, इसके टाइम कांस्टेंट के, तो इस आरसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आरसी की जगह क्या लिख सकते हैं, टाइम कांस्टेंट टाउ, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एस इंटू टाउ, और ये ऐसा। सो दिस इज माई स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, दिस इज माई स्टैंडर्ड, अब किसी के लिए बना दो, चाहे आर सी आर एल कुछ भी, बस वहां पर उसकी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो, तो इसका जो सी एस बाई आर एस आएगा, दैट इज वॉट, जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एस टाउ अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन, तो ट्रांसफर फंक्शन कितना आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस एस टाउ, 1 अपॉन 1 प्लस एस टाउ, दिस इज माई ट्रांसफर फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग इनपुट देंगे, तो नेक्स्ट क्लासेस में अपन क्या देखेंगे, अलग अलग इनपुट देंगे, यहाँ पर अपन यूनिट इंपल्स देंगे तो उसका लाप्लास क्या हो जाएगा 1, यूनिट स्टेप देंगे, यूनिट रैंप देंगे, यूनिट पैराबोले देंगे, और फिर देखेंगे अपना आउटपुट क्या क्या मिल रहा है। सो दिस ऑल वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लासेस। ओके बेटा, समझ में आई बात। सो दिस इज माई ट्रांसफर फंक्शन, कितना आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस एस टाउ। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज क्या ही होगी, सारी चीज क्या आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा अपन मेरा इसमें और बचा हुआ है जो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। क्या है, ट्रांसफर फंक्शन हमारा आ चुका है, फिर ट्रांसफर फंक्शन कितना आ चुका है, सी एस बाय आर एस कितना आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस टाउ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, ट्रांसफर फंक्शन पढ़ाया था, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बताई थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन को उठा के मैंने क्या पुट कर दिया था, 0। डिनोमिनेटर पार्ट को हमने उठा के क्या पुट कर दिया था, 0। तो यहां पर डिनोमिनेटर पार्ट को उठा के 0 पुट कर दो, सो इट विल बी 1 अपॉन एस टाउ बराबर 0। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट क्या आएगा, -1 बाय टाउ। और इस सिस्टम के, ये सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन का पोल क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन का पोल क्या होगा, पोल क्या होते हैं, पोल्स क्या बताए थे पॉइंट मैंने, पोल्स वो पॉइंट होते हैं जहां पर ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। यही बताया था, पोल्स आर द पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बिकम्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कब होगी, जब नीचे वाला पार्ट 0 हो जाए, तो इसका पोल कहां पर आएगा, -1 बाय टाउ।
तो जो एक बात ध्यान रखना, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, वही मेरे क्या होते हैं, क्लोज लूप पोल। ये हमारा क्लोज लूप सिस्टम है, ये हमारा क्लोज लूप सिस्टम है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं वही हमारे क्या आ रहे हैं, सिस्टम के पोल्स। तो लिख सकते हो यहां पर रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये क्या बताते हैं, सिस्टम के पोल। सिस्टम के क्या बताते हैं, पोल। क्लियर है? तो हमारा पोल कहां पर आ गया, -1 अपॉन टाउ। क्या आ गया, -1 अपॉन टाउ। एक चीज और, तो मेरा पोल कहां पर आ गया बेटा, पोल कहां पर आ गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। पोल कहां पर आ गया, -1 अपॉन टाउ। सपोज आपको पोल पता है, मेरे को आपसे क्या पूछा गया, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट हम बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और क्या बोलेंगे, पोल का मॉड, का मॉड। तो मेरा पोल कहां पर है, -1 बाई टाउ। तो 1 अपॉन, रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, 1 अपॉन -1 अपॉन टाउ का मॉड। तो यहां से टाउ ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या आ जाएगा, टाइम कांस्टेंट टाउ। तो सीधे सीधे अगर कोई आपसे, नेटवर्क में अपन टाइम कांस्टेंट निकालते थे, लेकिन हमें यहां पर निकालने की जरूरत नहीं है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आप पोल की वैल्यू निकालो, पोल की वैल्यू निकालो और क्या कर दो, उसका रेसिप्रोकल ले लो, इसका इनवर्स कर दो और क्या ले लो, उसका मॉड। सपोज एग्जाम्पल वी हैव ए ट्रांसफर फंक्शन 1 अपॉन s प्लस 3, 1 अपॉन s प्लस 3। सो व्हाट इज इट्स पोल लोकेशन, इसका पोल कहां पर है, -3 पे। पोल कहां पर है, -3 पे। तो कोई आपसे पूछे इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, कोई आपसे पूछे इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा बेटा, सो टाइम कांस्टेंट विल बी 1 अपॉन 3। सो टाइम कांस्टेंट इसका क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन 3। ठीक है, तो से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन दे दिया, आप फटाफट आपसे पूछा जा रहा है इसका टाइम कांस्टेंट बता दो। तो पोल पता है अपन को, ट्रांसफर फंक्शन पता है, तो अपन पोल फटाफट निकाल लेंगे। और पोल की वैल्यू आ गई, पोल की वैल्यू आ गई तो अपन तुरंत उसका रेसिप्रोकल कर देंगे और उसका क्या ले लोगे, मॉड ले लोगे। रेसिप्रोकल कर दोगे और उसका क्या ले लोगे, मॉड ले लोगे, तो फटाफट आपका टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/3। और एक चीज, अब हमारे सिस्टम में कई सारे रियल पोल हैं, एक -1 पे है, एक -2 पे है, एक -3 पे है। अब मेरे को इसका, या इसको ऐसा लिख लो, ये -P1 पे है, -P2 पे है, -P3 पे है, -P4 पे है। तो मेरे को इसका टाइम कांस्टेंट चाहिए, टाइम कांस्टेंट इसका चाहिए। तो क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रूट किसका, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, या पोल लोकेटिंग नियरर टू ऑरिजिन, लोकेटिंग नियरर टू ऑरिजिन। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जब अभी अपन आगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस निकालेंगे, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो वो अपन आगे की वीडियो में देखेंगे कैसे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस निकालोगे, फिर एक्चुअल टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ोगे, तब जाके। अभी तो सिर्फ अपन ने कंपेयर करके निकाला कि टाउ बराबर आरसी, आरसी टाउ के बराबर हो जाता है, तो पोल -1 अपॉन टाउ पे आ गया, उसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो कई सारे रूट हैं, तो उसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रूट या पोल लोकेटिंग नियरर टू द ऑरिजिन। तो कितना आ जाएगा ये, 1 अपॉन P1। तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई बेटा, 1 अपॉन P1। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन P1। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई सारे लोगों को। तो अगर कई सारे पोल हैं, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। मेरा एक सिस्टम है, उसमें ये सारे पोल दिए गए, कहाँ कहाँ पोल है, -4 पे है, -6 पे है और माइनस। ये कब वैलिड है, और ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब हमारे रेसिप्रोकल ऑफ रियल रूट
या नेगेटिव रियल रूट। नेगेटिव होने चाहिए, पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। आगे पढ़ोगे आप, अगर पॉजिटिव हो गए तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, टाइम कांस्टेंट डिफाइंड नहीं है। तो हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट। हमेशा कौन सा लेंगे, नेगेटिव वाला लेंगे। नेगेटिव रियल रूट लोकेटिंग नियरर टू ऑरिजिन। ये सारे किसके लिए हैं, जब रियल हो। कॉम्प्लेक्स होंगे तो मैं सेकेंड ऑर्डर में बताऊंगा आपको कि उसका टाइम कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, वो अलग कहानी है, वो हम सेकंड ऑर्डर में देखेंगे। अभी फर्स्ट ऑर्डर में हमारे सारे रूट्स क्या होते हैं, रियल ही होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा टाइम कांस्टेंट कितना आ जाएगा, कोई आपसे पूछे तो ऑरिजिन के पास में कौन सा है, तो 1/4। तो टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 1/4। तो ये हमारी कहानी थी, ये हमारी टोटल कहानी थी किसकी, टाइम कांस्टेंट की। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो अभी अपन ने क्या क्या देखा, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम देखा, टाइम कांस्टेंट देखा, और कई सारे रियल रूट्स हैं तो उनका टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन आया था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन। अब इसी ट्रांसफर फंक्शन को यूज करके हम कई सारे, जितने मैंने इनपुट्स पढ़े थे, मैं इनपुट चेंज करता जाऊंगा। एक बार इम्पल्स दूंगा, एक बार स्टेप दूंगा, एक बार रैंप दूंगा, एक बार पैराबोला दूंगा। आपको चारों इनपुट के लाप्लास पता है। इम्पल्स के लिए RS1 हो जाएगा, पैराबोला के लिए 1/s हो जाएगा, सॉरी स्टेप के लिए 1/s हो जाएगा, रैंप के लिए 1/s² हो जाएगा, पैराबोला के लिए 1/s³ हो जाएगा। तो सबके लिए अपन आउटपुट निकालेंगे CS, और उसके बाद उसका इनवर्स लाप्लास ले लेंगे तो हमारा टाइम डोमेन में आ जाएगा क्या, CT। टाइम डोमेन में आ जाएगा क्या, CT। तो ये सारी चीजें अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमारे साथ में बने रहिए, ठीक है। RSEB की तैयारी में बिल्कुल लग जाइए आप सारे लोग, और मैं अगर आप मेरे साथ में बने रहेंगे तो आपके ये गारंटी है कि कंट्रोल सिस्टम का एक सिंगल क्वेश्चन, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा आपके, अगर 5 क्वेश्चन आए या 6 क्वेश्चन आए, टोटल आउट ऑफ टोटल मार्क्स आप स्कोर करोगे कंट्रोल सिस्टम में, ओके। तो इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपके इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे फॉर द डिफरेंट इनपुट्स लाइक इम्पल्स, स्टेप, पैराबोला एंड रैंप इनपुट। अलग अलग इनपुट के लिए अपन आउटपुट निकालेंगे। तो बेटा हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द 26 Feb 2020। 26 Feb से ही हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। एक बार फिर से बता देता हूं आपको, वैसे आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। 26 Feb से ही हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। तो फटाफट बैच ज्वाइन करो बेटा, और तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो ऑप्टिमम लेवल पे, ठीक है। आप जानते हो हम सारी फैकल्टीज को आप ऑलरेडी फैमिलियर हो, सारी नामी जामी फैकल्टी हैं, कोई भी ऐसा नहीं है आपको कि कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा या कुछ भी होगा। सारे टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे तरीके से कवर होंगे, ठीक है बेटा। हेल्पलाइन नंबर है हमारा, कोई भी इंक्वायरी लेनी है 7374000999। तो फटाफट फोन उठाओ, मिलाओ, बैच ज्वाइन करो, और अपना 26 Feb से सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो, सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन, देन ज्वाइन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। और ऑफलाइन के लिए तो आप सारे लोगों को पता है इंजीनियर्स एकेडमी, और ऑनलाइन के लिए निम्बस लर्निंग। दोनों है तो इंजीनियर्स एकेडमी ही, लेकिन इंजीनियर्स एकेडमी का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दैट इज निम्बस लर्निंग। तो जैसा भी आपका सुटेबल हो, आपको बैच ज्वाइन करने हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, ओके बेटा, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.